हेलो स्टूडेंट्स, ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। आप लोगों को पार्ट 1 में रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिजर्व्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स डिप्लेशन एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो अर्थ समिट, एजेंडा 21 एंड व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग क्रूशियल। ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। अब हम आज देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हम अब देखेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाता है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग थ्री मेजर स्टेप्स। रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको तीन मेजर स्टेप्स में किया जाता है। अब आइए देखते हैं वो क्या है। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। पहले सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है उस चीज का, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन निकाला जाता है, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि पूरे भारत देश में पहले रिसोर्सेज का सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन निकालते हैं हम, उसका मेजरमेंट करते हैं और फिर अगले स्टेप पर जाते हैं। अगला स्टेप क्या है? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, developing a plan endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup to implement resource development plans। मतलब कि हम इंडिया में पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं इन्वेंट्री का। उसके बाद क्या करते हैं? हम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम अगले स्टेप में जाते हैं और हम करते हैं, अगला स्टेप हमारे लिए यह होता है कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इवॉल्व करते हैं एक प्लानिंग स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको। उसमें क्या करते हैं? हम पहले एक प्लान बनाते हैं जिसमें हम ये रखते हैं कि उस प्लान में, डेवलपिंग प्लान को डेवलप करते हुए एक एप्रोप्रिएट कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, स्किल क्या लगेगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या हमारे को बैठाने होंगे वहां पे, ये सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं। तीसरा होता है मैचिंग रिसोर्सेज प्लान्स, aligning resource development plans with overall national development plan। हम ये देखते हैं कि जो हम प्लान बना रहे हैं क्या वो हमारे लिए नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो हमारा है, जो हम राष्ट्रीय स्तर पे विकास के लिए जो भी प्लान्स करते हैं उससे जुड़ रही हैं। अगर नहीं जुड़ रही हैं तो हम उसे उसके साथ जोड़ते हैं, अलाइन करते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लीजिए। इंडिया हैज कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू अचीव रिसोर्स प्लानिंग गोल्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारे स्वतंत्रता के बाद हम हर साल 5 सालों पे हर बार एक 5 ईयर प्लान लाते हैं। उसके हिसाब से हम अगले 5 साल के लिए देश में क्या विकास के कार्य होंगे इसको हम प्लान करते हैं। तो ये चीज जब पहला 5 ईयर प्लान था वहीं से शुरू हो गया था कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी है। अब आइए अगले टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड गांधीजियन फिलॉसफी। अब हम देखते हैं कि रिसोर्स को कंजर्व कैसे करना है और इस पे गांधी जी की फिलॉसफी भी, वो भी हम जानेंगे। द डेंजर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन, irrational consumption and overutilization of resources lead to socio-economic and environmental problem। यह क्या है? बिना प्लान के ज्यादा यूटिलाइज करना किसी भी रिसोर्स को सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर पे और एनवायरमेंटल स्तर पे यानी कि पर्यावरण के स्तर पे
बहुत प्रॉब्लम खड़ी करता है। इसीलिए यह बहुत डेंजरस है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना। अब आइए हम गांधी जी की फिलॉसफी भी देख लेते हैं, गांधीयन फिलॉसफी। उन्होंने कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। उनका कहने का ये, इस लाइन का अर्थ ये है कि प्रकृति सभी की जरूरतें पूरी करती है, लेकिन किसी के लालच को पूरी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था, he placed the blame for resource depletion on greedy। उन्होंने लालची और सेल्फिश लोगों पर रिसोर्स डिप्लीशन का ब्लेम डाला था, और उन्होंने कहा था एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी खिलाफ थे, और वो ये कहा करते थे, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। वो ये कहा करते थे कि बहुत बड़े स्तर पे हमें किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज को, बल्कि वांटेड टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। वह ये चाहते थे कि किसी बड़े स्तर पे किसी चीज को मास प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग मिलके उस चीज को प्रोडक्शन में करें। मतलब कि उनका कहना यह था कि बहुत मास प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो इसके खिलाफ थे, और वह चाहते थे कि इसके बदले बहुत सारे लोग मिलकर अपना प्रोडक्शन करें। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या डाले गए थे। 1968 क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिकली। क्लब ऑफ रोम जो था, उसने वकालत की थी पहली बार सिस्टमेटिक ढंग से रिसोर्स कंजर्वेशन करने की। 1974 में क्या हुआ था, एस्कमेंचर बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल प्रेजेंटेड गांधीयन फिलॉसफी। एक बुक छपा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और उसमें गांधी जी की फिलॉसफी को दर्शाया गया था। 1987 ब्रंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1987 में ब्रंडटलैंड कमीशन के द्वारा पहली बार एक रिपोर्ट छापी गई थी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। अब आइए अगला टॉपिक पे, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया में हमें क्या पढ़ना है। मेनली हमें यहाँ ये पढ़ना है कि भारत में भूमि की उपयोगिता कैसे होती है, और कितनी भूमि किस तरह की हमारे यहाँ है। तो अब हम ये देखते हैं कि प्लेन, समतल भूमि कितनी है। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जहाँ पे खेती हो सकती है और इंडस्ट्री लगाई जाती है, यह है 43%। जो कि आप ये ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं, 43% प्लेन्स है, ब्लू एरिया जो आपको दिख रहा है। अब आइए, माउंटेन्स कितने हैं, पहाड़ कितने हैं, 30%। इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। पहाड़ों की तरफ से नदियां बहते हुए आती हैं, और नदियों की क्या उपयोगिता है आप सभी जानते हैं, और पहाड़ों पे लोग घूमने भी जाते हैं, इसलिए टूरिज्म के भी काम आता है। ये रहा पहाड़ों का वो 30% एरिया, ये पाई चार्ट के थ्रू आपको दिखाया गया है। अब देखते हैं प्लेट्यू कितना है। प्लेट्यू possesses rich reserves of mineral, fossils and forests। प्लेट्यूज पे 27% ये यहाँ पे हैं, जहाँ पे खनिज पदार्थ, फोसिल फ्यूल्स और जंगल वगैरह हमारे यहाँ के पाए जाते हैं। अब ये लैंड यूज के कैटेगरीज देख लेते हैं हम। फॉरेस्ट, इसमें आपको जंगल आ जाते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो हमारे यहाँ के कुछ जमीन ऐसे हैं, भूमि ऐसे हैं जो कल्टीवेशन यानी कि खेती के लिए उपयोग नहीं हो सकते हैं, जैसे कि वो बैरन लैंड्स हैं। नॉन एग्रीकल्चर यूज वहां होते हैं, जैसे कि उस जगह पे रोड्स और बिल्डिंग्स बने हुए हैं, ये एक उपयोगिता हो गई। अगला क्या होगा,
अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और भी अनकल्टिवेटेड लैंड और कितने तरह के क्या हो सकते हैं? पास्चर्स, ट्री क्रॉप्स, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड्स हैं, अनकल्टिवेटेड हैं लगभग 5 सालों से ज्यादा, जिन जगहों पे कल्टीवेशन नहीं हुई है। चौथा, फैलो लैंड, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन ऑफ 1 to 5 years ऑफ रीगेन फर्टिलिटी। 1 से 5 सालों के लिए जिन जगहों को खाली छोड़ दिया जाता है, जहां पे कल्टीवेशन नहीं होती है, क्योंकि वहां की जो फर्टिलिटी चली जाती है उसको वापस पाने के लिए। उसके बाद नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। मतलब कि क्या हुआ कि वैसे जगह जो एक साल में कम से कम एक बार से ज्यादा वहां पे सोन हो, यानी कि रोपनी हो, यहाँ यानी कि खेती हो एक एग्रीकल्चर ईयर में। अब आते हैं लैंड यूज पैटर्न क्या है इंडिया का। लैंड यूज पैटर्न इंडिया का हम ये देखते हैं कि 93% रिपोर्टिंग एरिया, इंडिया के टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन है। लेकिन but data is available for 93% because the border regions with Pakistan and China, parts of northeast remain unsurveyed। लेकिन हम इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से मात्र 93% के ही एरिया को रिपोर्ट कर सके हैं अभी तक, क्योंकि इसमें से कुछ एरिया बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर रीजन है, जो पाकिस्तान और चाइना से सटे हुए हैं, तो वहां पे अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है। और नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ एरिया है जहां पे सर्वे नहीं हो पाया है। फॉरेस्ट शॉर्टेज, जहां पे हमारे यहाँ कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे जंगल की कमी है। Our actual forest cover is far below the 33% target set by the National Forest Policy 1952 to manage ecological balance। 1952 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जिसके थ्रू ये बताया गया था कि 33% टारगेट फिक्स किया गया था इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखे जाने के लिए, कि इतना 33% एरिया जंगल होगा, लेकिन उतना हम लोग छू नहीं पाए हैं, उससे नीचे हैं। नेट सोन एरिया में भी इम्बैलेंस है। कल्टिवेटेड लैंड इज हाईली अनइक्वल, जो खेती की जमीनें हैं वो बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे कि 80% ऑफ टोटल लैंड इज फार्म्ड इन पंजाब, 80% से ज्यादा खेतियां, हमारे यहाँ खेती पंजाब के भूमि पे होती है और हरियाणा के भूमि में होती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिली टेरेन है, इस वजह से वहां पे 10% से भी कम खेती होती है उस भूमि पर। या इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा 80% से भी ज्यादा जो जमीन पंजाब और हरियाणा में है वहां पे खेती होती है, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं अरुणाचल और मिजोरम जैसे, वहां पे वहां की भूमि जितनी है उसमें से 10% से भी कम पर खेती होती है, इसलिए नेट सोन एरिया भी इम्बैलेंस है। अब देखते हैं श्रिंकिंग पास्चर्स, परमानेंट ग्रेजिंग लैंड इज स्टीडीली डिक्रीजिंग। जो परमानेंट ग्रेजिंग लैंड है, मतलब कि चरवाहा भूमि जो है, जहां पे पशु चरने के लिए जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फीड इंडिया मैसिव लाइवस्टॉक पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो पशु हैं घरेलू, उन पशुओं को भी मुश्किल हो रही है फीड कराने में। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे,
लैंड डिग्रेडेशन एंड स्टेट वाइज कॉजेज। अब हम ये देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों भूमि की गुणवत्ता खराब हो रही है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि भूमि की गुणवत्ता का खराब होना। अब हम ये देखते हैं कि स्टेट वाइज राज्यों के स्तर पे अलग अलग ये भूमि की गुणवत्ता क्यों खराब हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, समस्या क्या है, द प्रॉब्लम। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली डिग्रेडेड लैंड बट ऑल्सो accelerated the pace of natural forces damaging the land। ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि जो मानव जाति है उनकी जो एक्टिविटी है उसके चलते सिर्फ लैंड डिग्रेडेड ही नहीं हो रहा है, बल्कि जो नेचुरल स्तर पे लैंड डिग्रेडेशन होता है उसका भी रफ्तार बढ़ गया है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। अब हम देख लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्षेत्रों में क्यों हो रहा है। माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में माइनिंग बहुत ही ज्यादा हो रही है। तो माइनिंग ज्यादा होने की वजह से वहां पे लैंड डिग्रेडेशन है, डिफॉरेस्टेशन भी है उन जगहों पर, यानी कि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। अब है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग कहाँ कहाँ हो रहा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओवर इरिगेशन यानी कि ज्यादा पानी पटाया जा रहा है खेतों में। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ये क्या हो रहा है? लीड्स टू वाटर लॉगिंग, जिस वजह से जल जमाव हो रहा है खेतों में, जमीनों पर। इंक्रीज सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन सॉइल, इस वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा जब पानी वहां जमा हो रहा है, ओवर इरिगेशन हो रहा है, तो जमीन का जो मिट्टी का नम उन जगहों पर नमक ज्यादा बढ़ जा रहा है और वो मिट्टी एल्कलाइन हो जा रही है। मिनरल प्रोसेस, इंक grinding of limestone for cement industry generates massive dust settling on land and retarding water infiltration। यहाँ क्या हो रहा है कि लाइमस्टोन मतलब जिन पत्थरों से सीमेंट बनता है, तो जहां सीमेंट इंडस्ट्री है तो वहां पे सीमेंट बनाने के लिए इतना ज्यादा ग्राइंड किया जा रहा है उन पत्थरों को कि उसके डस्ट क्या हो रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स जमीन पर बैठ जा रहे हैं और वह सीमेंटेड पार्टिकल्स हैं, लाइमस्टोन है, तो वो काम सीमेंट वाला कर दे रहे हैं। वो जमीन पर बैठ के जो जमीन की मिट्टी की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है उसको कम कर दे रहे हैं, जिस वजह से पानी जो है वो इनफिल्ट्रेट करके नीचे नहीं जा रहा है और ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जा रहा है उन सभी जगहों पे। ये भी एक कारण है। अब देख लेते हैं कि हमें मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, अगला टॉपिक, हमें कैसे फिक्स करना होगा लैंड डिग्रेडेशन को, क्या हमें कदम उठाने होंगे। हाउ डू वी फिक्स आवर सॉइल्स एंड लैंड? एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, हमें ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाने होंगे, यानी कि पेड़ पौधे लगाने होंगे, और हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा ग्रेजिंग के लिए। मतलब कि चरवाहा जो जानवर हैं उनके चरने के लिए, खाने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा कि उन्हें कितना, कहाँ पे, कैसे, क्या ग्रेज करवाया जाए। सेकेंड पॉइंट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। थर्ड पॉइंट कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, यही मतलब ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना। फोर्थ पॉइंट है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोनी bushes especially in desert areas। Fifth point, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment। हमें एक प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल का प्लानिंग करना होगा कि इंडस्ट्री से जो
गंदे पानी और कचरे निकल रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री से, तो कैसे उसको ट्रीटमेंट करके बहाया जाए बाहर जमीन पर या फिर नदियों में। जैसे कि हमें वहां पे एसटीपीज लगाने होंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे होता है उसी टाइप का वहां पे एक ट्रीटमेंट प्लांट भी इंडस्ट्रीज में लगाना होगा। ये सब कुछ तरीका है लैंड डिग्रेडेशन को रोकने का। अगला पॉइंट, सॉइल एज अ रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन। अब हमें ये देखना है मिट्टी कैसे एक रिसोर्स है और उसकी हम कितने तरह की मिट्टियां होती हैं यह हम जानेंगे। सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। मिट्टी जो है एक जैविक सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर ही मिट्टी बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन होने के मतलब मिट्टी बनने के कौन कौन से कारण होते हैं। पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक। जो पेरेंट रॉक होता है, बेड रॉक होता है, उसके टूटने से। क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से भी, वेजिटेशन की वजह से, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, अगले कई जीवन और समय तक भी ये होता रहता है। ये सब कारण है। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। आपको यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 26 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से क्या ये मिट्टी के प्रकार हैं, क्लासिफिकेशन यहाँ पे है। और इसके बाद इन मिट्टियों में को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन सॉइल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इस टॉपिक को तो जरूर ध्यान से पढ़िएगा। एलुवियल सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। कितने तरह की मिट्टी है तो आप आइए देखते हैं। एलुवियल सॉइल पहला, दूसरा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड एंड येलो सॉइल, चौथा लैटराइट सॉइल, पांचवा एरिड सॉइल, छठा फॉरेस्ट सॉइल। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में जानेंगे इन मिट्टियों को। मेजर सॉइल टाइप्स, एलुवियल सॉइल मोस्ट वाइड स्प्रेड। अब हम देखते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में। डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। यह जो मिट्टी है, इस तरह की मिट्टी, एलुवियल सॉइल की जो मिट्टी होती है, यह 3 जो सबसे बड़ी नदियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं हिमालयन रीजन की, उनसे यह मिट्टी बनती है। कैसे बनती है, वो उसको डिपोजिट करती हैं, लेकर आती हैं पहाड़ों से और प्लेन एरियाज में छोड़ती हुई चली जाती हैं धीरे धीरे। कौन कौन सी वो नदियां हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। यह मिट्टी कहां पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, कोस्टल प्लेन्स में, डेल्टाज पे, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के। ज्यादातर ये मिट्टियां गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में पाई जाती हैं, नॉर्दर्न प्लेन और जो कोस्टल प्लेन है उधर साइड। और ये डेल्टाज पे पाई जाती हैं महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इन सभी मैदानी इलाकों में यह मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। अब इसमें भी 2 तरह के एलुवियल सॉइल्स होते हैं, बांगर एंड खादर। बांगर उसे कहा जाता है जो पुरानी एलुवियल मिट्टी है, जिसमें कंकर्स नोड्यूल्स होते हैं और ये कम फर्टाइल होती है, पुरानी हो जाती है, इस वजह से इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। खादर उन्हें कहा जाता है जो नई मिट्टी, एलुवियल मिट्टी है जो नई बनी है। फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, कंकर नहीं होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, और ये हाईली फर्टाइल होती है क्योंकि ये नई है। तो यहाँ पे आपको खादर और बांगर के भी इंपॉर्टेंस को जानना होगा और डिफरेंस को जानना होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, इसमें सुगर केन, गन्ना, पैडी, व्हीट और पल्सेस। गन्ना, गेहूं और धान, दाल, ये सारे क्रॉप्स जो हैं इसमें
एलुवियल सॉइल में उपजते हैं। अब हम आते हैं ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगो सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल कैसे बनता है? तो ये बनता है फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट लावा फ्लो रॉक्स। इसमें क्या होता है कि लावा फ्लो जो होता है उसकी वजह से यह जो उसका रॉक है उसकी मिट्टियां आती हैं, तो लावा की वजह से वो जो मिट्टी है गर्म होने की वजह से काली होती है। अब ये किधर बनता है, कहाँ मिलती है इस तरह की मिट्टी? डेक्कन ट्रैप रीजन में, जैसे कि राज्यों में आप समझे तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट में। अब इस मिट्टी का फीचर आप देख लीजिए, क्लेली टेक्सचर होता है, चिकनी मिट्टी होती है, ये क्ले जैसी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, पोटास मिलता है और लाइम मिलता है। ये हाईली मॉइस्चराइजर रिटेंटिव होती हैं। डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। गर्मियों में इसमें आपको इस मिट्टी में बहुत ज्यादा क्रैक्स देखने को मिलेंगे। ये मिट्टियां ज्यादातर कॉटन कल्टीवेशन के लिए उपयोग में आती हैं। तो ये दो टाइप आप देख लिए, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। अब हम आते हैं तीसरे टाइप पे, ध्यान से देखते रहिएगा सारी मिट्टियों के बारे में, क्योंकि यह जो सॉइल है ये टाइप्स ऑफ सॉइल है, ये क्वेश्चन आता ही है और 2026 के भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था। अब हम देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। ये जो मिट्टी होती है ये ज्यादातर क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से बनती है, पर बनती है, और यह ज्यादातर जहां कम बारिश होता है वहां पे बनती है। अब इसका कलर रेड एंड येलो क्यों है? इसका कलर रेड एंड येलो इसलिए है क्योंकि लुक्स रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उस पर जब आयरन का डिफ्यूजन होता है तो रिएक्शन की वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। अब येलो क्यों होता है? तो जब ये थोड़ा सूख जाता है पानी उसके ऊपर का, तो क्या होता है कि वो हल्का गीला रह जाता है और हल्के गीलेपन की वजह से वह येलो कलर की दिखने लगती है, पीले रंग की। अब ये मिलती कहाँ है? साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ओडिशा, छत्तीसगढ़। ये साउथर्न और ईस्टर्न जो प्लेट्यू है डेक्कन का, उधर साइड में मिलती है ज्यादातर ओडिशा और छत्तीसगढ़ एरिया में। अब हम आ जाते हैं लैटेराइट सॉइल, लीच्ड सॉइल। ये लैटेराइट वर्ड कहां से बना? तो ये लैटेराइट वर्ड बना है लैटिन वर्ड लैटर से। इसका मतलब क्या होता है? ब्रिक। डेवलप इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। जहां पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है और जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उस एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। ज्यादा बारिश की वजह से जो लीचिंग होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, इस वजह से बनती है। ह्यूमस कंटेंट इज वेरी लो। ह्यूमस इसमें बहुत कम होता है, यानी ह्यूमिडिटी इसमें बहुत कम होती है, नमी बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉयड बाय हाई टेम्परेचर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ज्यादा गर्मी की वजह से खत्म हो जाते हैं। बेस्ट सुटेड फॉर, अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स हो सकते हैं, किस फार्मिंग के लिए किस तरह की मिट्टी है, कौन से चीज यहाँ पे उगाई जा सकती है? तो यहाँ पे टी एंड कॉफी आफ्टर हेवी मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन इन कर्नाटका। इन सभी क्षेत्रों में ये पाई कहाँ जाती है? तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में और आंध्रा में। तो इसलिए यहाँ पे चाय और कॉफी और
ये कहाँ होते हैं चाय कॉफी? ज्यादातर तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। कैशियो नट्स इन आंध्रा, मतलब कि आपको काजू जो होते हैं वो। अब हम आ जाते हैं एरिड सॉइल, ये पांचवा टाइप है, इसको डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है। रैंगिंग फ्रॉम द रेड टू ब्राउन इन कलर, यह लाल से भूरे रंग के कलर के जैसा होता है, हल्का। सैंडी इन टेक्सचर, मिट्टी जैसा होता है टेक्सचर में। सलाइन होता है नेचर में। इन सम एरिया salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the water. कुछ जगहों पर इसमें इतना ज्यादा नमक होता है कि इसमें से कॉमन सॉल्ट जो है वह निकाला जा सकता है और निकाला जाता है पानी को एवेपोरेट करके। लैक्स ह्यूमस, इसमें भी ह्यूमस कम होती है, और मॉइस्चर ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई इवेपोरेशन। इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर क्यों कम होती है? वो इसलिए कम होती है क्योंकि इन सभी जगहों पर जो क्लाइमेट है वह ड्राई होता है और हाई इवेपोरेशन होता है, मतलब कि पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है इसमें से। कंकर लेयर, लेयर जो होते हैं वो कंकर्ड होते हैं। लोअर horizons are occupied by conker nodules because of increasing calcium content downwards which restrict water infiltration. कंकर के लेयर बन जाते हैं इसके ऊपर के स्तर पर, और ये क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो मिट्टी के निचले स्तर पे कंकर के वो लेयर बनते हैं, मिट्टी के जस्ट नीचे, तो जो कैल्शियम उसमें होता है मिट्टी में, इस वजह से वह कंकर बन जाते हैं, और जो पानी है वो उसके नीचे से इनफिल्ट्रेट होकर नीचे नहीं जा पाती है मिट्टी के। अब देखते हैं हम अगला फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल भी जिसे हम बोलते हैं, पहाड़ों की मिट्टी। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया विथ सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट, यह मिलते हैं आपको ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां, और जहां पे ज्यादा बारिश होती है उन जंगलों में, जहां पे ठीक ठाक सफिशिएंट बारिश होती है जरूरत के मुताबिक। टेक्सचर अलग अलग रंग के होते हैं, लॉमी होते हैं, सिल्टी होते हैं वैली साइड में, मतलब कि आपको जो पहाड़ के नीचे वाले एरिया है उसमें थोड़े सिल्टी होते हैं और लोमी होते हैं। दूसरा, आपको कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स, कोर्स ग्रेन्ड होते हैं ये ऊपरी क्षेत्रों में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में। एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस इसमें भी कम होता है और इसका नेचर एसिडिक होता है। स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय, जहां पे आपको हिमालय में स्नो कवर्ड एरिया होता है, मतलब कि जहां पे बर्फ गिरे रहते हैं उन क्षेत्रों में यह ज्यादा होता है, इस तरह की मिट्टी वहां ज्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ 6 प्रकार हैं, टाइप्स हैं मिट्टी की, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, सॉइल इरोजन एंड मेथड ऑफ कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है और उसका हम क्या तरीका अपना सकते हैं जिस वजह से हम उसे कंजर्व कर सके, बचा सके। तो सॉइल इरोजन देख लेते हैं हम। The denudation, wearing away of soil cover and subsequent washing down to topsoil by wind and water, मतलब कि सॉइल इरोजन का मतलब ही होता है, और इस लाइन का भी मतलब ये हुआ कि मिट्टी की जो ऊपर की उपजाऊ परत है वह हट जाना। कैसे? तो या तो बारिश की वजह से वो धुल कर बह जाए ऊपरी इलाकों से, या फिर जो पानी आ रहा है उसकी वजह से वो बहे, या हवा की वजह से बहे। तो यह 2-3 कारण, कुछ कारण होते हैं जिस वजह से यह सॉइल इरोजन होते हैं। अब टाइप्स क्या है सॉइल इरोजन के, ये हम देख लेते हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है जैसे कि हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, ओवरग्रेजिंग करवा रहे हैं जानवरों को, कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं,
नए नए मकान हर जगह बन रहे हैं जंगल को भी काट के, या फिर रोड्स बन रहे हैं या जो भी हो रहा है इस टाइप का, उसका जहाँ माइनिंग भी हो रही है, तो इस वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ह्यूमन भी एक उसमें एक्टिविटी प्ले करता है। अगला क्या रीजन है? गली इरोजन। गली इरोजन क्या है? रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेली सॉइल, carving deep chemical curled gullies. The land become unfit for cultivation and is called bad land, चंबल बेसिन। होता क्या है, जो बारिश की पानी जब ऊपर गैसियस में बर्फ पिघलते हैं और बारिश के पानी जब मिलके आते हैं नदी के रास्ते से, वह क्या करते हैं, जो क्लेली सॉइल होता है ना, उसको काटते हैं और उन जगहों पे गली बना देते हैं। बहुत ही वो गहरा होता है और वहां पे क्या होता है, आपको जो भूमि होती है खेती के लायक, वह बर्बाद हो जाती है, इसलिए उसको बैड लैंड भी बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके चंबल रीजन, जो चंबल बेसिन है, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच के वो पार्ट है। उन जगहों पे आपको देखिएगा, ऐसा वो जगह है जहाँ पे खेती नहीं हो सकती। अब अगला है सीट इरोजन। ये अगला टाइप है। वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, वॉशिंग अवे अ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। जब पानी ऊपर से बहता हुआ नदी का आता है और वह मिट्टी को अपने साथ आगे लेकर चला जाता है, तो जो खेती के लायक जो मिट्टी होती है वह धुलते हुए आगे चली जाती है। तो जो टॉप लेयर है जहाँ पे खेती हो सकता है जिस जगह पे, यानी उपजाऊ परत जो है वह खत्म हो जाती है। अब हम सॉइल कंजर्वेशन कैसे कह सकते हैं, कैसे करेंगे? तो इसके कुछ प्रकार, जो टाइप्स हैं वो ये हैं। काउंटर प्लगिंग, मतलब कि प्लगिंग along contour lines to accelerate water flow down slopes। हम कॉन्टोर लाइंस में प्लगिंग करेंगे, मतलब कि जुताई करेंगे, जिससे जो वाटर फ्लो है नीचे के स्लोप के तरफ वह धीरे हो, डी एक्सेलरेट हो। उसके बाद टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन क्या है? तो कटिंग स्टेप्स ऑन स्लोप्स टू रिस्ट्रिक्ट इरोजन। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में कॉमन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, आप देख रहे हैं हिमालयाज के वेस्टर्न और सेंट्रल एरिया में, पहाड़ी इलाकों में हम सीढ़ी नुमा कट बनाएंगे, जिससे के वजह से जो आपको खेती है वो आसानी से हो सके और मिट्टी ना बहे। अगला क्या है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, लिविंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास बिटवीन क्रॉप्स टू ब्रेक द फोर्स ऑफ द विंड। मतलब कि हम जो पौधे लगाएंगे, क्रॉप्स लगाएंगे, उनके बीच में, दो क्रॉप्स के बीच में हम घास छोड़ेंगे, जिस वजह से जो मिट्टी है वह विंड फोर्स की वजह से बहे ना, यानी उड़े ना। अगला है शेल्टर बेल्ट, प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स एंड प्रोटेक्ट फील्ड। हम पेड़ पौधे लगाएंगे जिस वजह से जो सैंड वाली भूमि है, मतलब बलुई बालू वाली भूमि है, सैंडी भूमि है, लैंड है, वहां पे हम स्टेबलाइज कर सके, प्रोटेक्ट कर सके उस मैदान को, वहां की मिट्टी उड़ने से। यह कुछ मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के। तो ये आप, अब हम एक बार देख लेते हैं मैप में कि वह जो मिट्टी है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी मिलती है, और यह आपका आखिरी होगा, यह लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। अब आप ये देखिए, जो ये ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल रीजन वाला और उत्तराखंड रीजन वाला, यह एरिया क्या है? ये माउंटेन और फॉरेस्ट, जो माउंटेनियस सॉइल है, उसको हम उस जगह, वो जो जम्मू एंड कश्मीर एरिया है वहां मिलता है। आप देखिए कि वह कहाँ है, वह ये जो फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल मेंशन है वो रहा ये एरिया, जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड वाला एरिया। अब अगला देखते हैं हम। अगला आप देख लीजिए, जो एलुवियल सॉइल है, जो फर्स्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था,
फर्स्ट सॉइल जो हम लोगों ने पढ़ा था एलुवियल सॉइल, जहाँ पे शुगर कैन, पैडी और वीट होता है, जिसमें बांगर और खादर भी आया था, वह कहाँ, वो मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ आप जो रीजन देख रहे हैं, चंडीगढ़, यूपी, बिहार, इधर आप देखिए बंगाल रीजन, हल्का असम, उसके बाद आप इधर चले आइए, हल्का राजस्थान में ये है, उसके बाद गुजरात वाला पार्ट, ये जो एरिया पूरा है, उत्तराखंड वगैरह थोड़ा सा इसमें भी आ रहा है, यह एरिया आ जाता है पंजाब वगैरह का रीजन, यह एरिया हो गया आपको एलुवियल सॉइल का एरिया। अब हम अगला आ जाते हैं रेड एंड येलो टाइप। जो आपको रेड और येलो हम लोगों ने पढ़ा था, वह आप ये देख रहे हैं, ये आ गया झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश का थोड़ा पार्ट, इधर आ गया आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला एरिया, उसके बाद इधर कर्नाटका, केरला वगैरह का जो ये एरिया है, हल्का महाराष्ट्र का एरिया, ये एरिया आपको आ गया रेड एंड येलो सॉइल में। अब हम देखते हैं अगला क्या है, ब्लैक सॉइल। ये जो आपको पूरा मध्य प्रदेश वाला है, बड़ा सा हिस्सा इसमें कवर हो रहा है, और इसमें पूरा महाराष्ट्र भी आ रहा है, ये एरिया जो है, और थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ वगैरह है इसमें, और इधर हल्के हल्के आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं झारखंड वगैरह में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ वगैरह का एरिया, इधर का ये एरिया थोड़ा बहुत तमिलनाडु, आंध्रा वाला, ये जो एरिया है, यह भी आ गया आपको तेलंगाना साइड, यह सब एरिया आपको आ गया ब्लैक सॉइल में। अब हम आ जाते हैं, आपको अगला क्या है, अगला है लैटेराइट सॉइल। ये जो आपको एरिया दिख रहा है इधर साइड में, महाराष्ट्र गोवा साइड का जो ये एरिया है, यह आपको आ जाता है लैटेराइट सॉइल। अब हम देख लेते हैं अगला क्या है, एरिड सॉइल। वो जो आपको राजस्थान वाला ये एरिया है, ये आपको आ जाता है एरिड सॉइल में, और थोड़ा बहुत गुजरात में आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर बंगाल, झारखंड और उड़ीसा साइड में मिलेगा। ये हम मैप के थ्रू आपको देख लीजिए। चलिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर ज्योग्राफी का यहीं पर खत्म होता है। अब आपको अगला जो वीडियो मिलेगा वह इकोनॉमिक्स का मिलेगा, और उसके बाद हम जब, अभी सिविक्स और ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर हो चुका है, इसके बाद जब हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का भी फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लेकर आएंगे आपके लिए सीबीएसई पीवाईक्यू और उसके आंसर्स कैसे करने हैं इसके बारे में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करिए अगर आपको कोई सवाल है तो। थैंक यू।